चार दोस्त कबीर, रोहन, चंदू और समीर जंगल कैंपेनिंग के लिए गए हुए थे। जंगल की गहराइयों में जाते हुए चारों दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। वो पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ प्लान बनाया था। अब ये सब जंगल में कुछ आगे ही गए थे कि चंदू की नजर साइड में एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जिसके दो बड़े नुकीले दांत निकले हुए थे और सर पर सींग बनी थी। नीचे कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था। चंदू रुककर उस मूर्ति की तरफ देखने लगा और उसके दोस्त आगे बढ़ चुके थे। तभी रोहन ने उसे आवाज लगाई और चंदू जैसे नींद से जाग गया हो, उस मूर्ति की तरफ देखकर उसने सोचा, इतनी डरावनी मूर्ति। और फिर चंदू जल्दी जल्दी अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गया, लेकिन चंदू को एक अजीब सा डर लग रहा था। चंदू का बैकग्राउंड ग्रामीण क्षेत्र से था और उसने ऐसे जंगलों के बारे में काफी कुछ किस्से सुन रखे थे। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि हम और ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, बल्कि यहीं पर अपनी टेंट लगा लेते हैं। लेकिन बाकी तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो गांव छोड़कर शहर तो आ गया है, लेकिन अपनी गांव की सोच भी लेकर आया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। अब ये लोग कुछ गहराई तक गए ही थे कि चंदू ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके आसपास कोई है और कोई उनका पीछा कर रहा है। कबीर ने चारों तरफ देखा और बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है सिवाय छोटे मोटे जंगली जानवरों के। हो सकता है कि कोई बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गया हो, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा हो। एक बार फिर सब चलने लगे। सब आपस में बात कर रहे थे कि खाने पीने का क्या क्या सामान है और किसे कैसे इस्तेमाल करना है। उनकी प्लानिंग थी कि किसी नदी या तालाब के किनारे टेंट लगाया जाए, ताकि नदी से ताजी मछलियां भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। समीर ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके बैग में उनके हिसाब से पूरा दारू का स्टॉक है। किसी चीज की कमी नहीं होने वाली इस जंगल में। एक बार फिर चंदू को लगा जैसे कि कोई उसके साथ साथ तेजी से चल रहा है। चंदू ने चौंकते हुए पीछे देख अपने दोस्तों से कहा कि उसे पूरा यकीन है कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। कबीर ने नाराजगी से कहा कि अगर उसे नहीं जाना है तो वो वापस लौट जाए। वैसे भी कैंपेनिंग बहादुर लोगों का काम है, किसी डरपोक का नहीं। रात में अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा, इसलिए बेहतर है वो अभी ही चला जाए। चंदू बेचारा चुपचाप दोस्तों के साथ चलने लगा। तभी एकदम से सबके सामने कोई कूदा। चारों जहां थे वहीं थम गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने दो अधेड़ उम्र के लोग थे, जिनके चेहरों पर और हाथों पर सफेद कलर के चूने की तरह कुछ डिजाइन बने हुए थे। उनके कंधों पर तीर और कमान थे और कमर के नीचे छोटा सा कपड़ा लपेट रखा था। अचानक ऐसे लोगों को देखकर चंदू घबरा गया और उसने कहा, कौन है ये लोग? इस पर कबीर ने कहा, चुपचाप खड़े रहो, ये लोग आदिवासी है, ये इसी जंगल में रहते हैं। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे इन्हें लगे कि इनको हमसे कोई खतरा है। कबीर आगे आया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। कबीर के बाकी तीनों दोस्त हैरान थे कि यह क्या बोल रहा है। कबीर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वह आदिवासी लोग भी कबीर की तरह कुछ कहने की कोशिश करने लगे, साथ ही साथ कुछ इशारा भी करने लगे। कबीर ने आखिर में अपना सिर झुकाकर कुछ बोला और वे लोग वहां से चल गए। कबीर के दोस्तों ने पूछा कि आखिर ये लोग कौन थे और क्या बात कर रहे थे। कबीर इनकी भाषा कैसे बोल रहा था जो बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी। कबीर कहता है कि उसके दादाजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उन्हें इन आदिवासियों की भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती थी। दादाजी के साथ वक्त बिताने के कारण उसने ये भाषा थोड़ी थोड़ी सीखी है। बाकी सब कबीर से इंप्रेस हो जाते हैं। समीर कबीर की तारीफ करते हुए कहता है कि आज कबीर नहीं होता तो शायद ये आदिवासी उन लोगों को मार देते। चंदू ने पूछा कि आखिर आदिवासी कह क्या रहे थे, तो कबीर कहता है, अरे इन आदिवासियों ने इस जंगल में और अंदर तक जाने से मना किया है क्योंकि इसके आगे खतरा है। यह सुनकर चंदू घबराते हुए कहता है, कैसा खतरा? और कबीर कहता है, इन लोगों का मानना है कि यहाँ बेताल का बसेरा है। घने जंगल के तालाब के उस पार उसकी सीमा शुरू होती है। वहीं कुछ आगे जाकर एक गुफा है जिसमें बेताल को कैद करके रखा गया है। अगर गलती से भी वो जाग गया तो सबके लिए मुसीबत बनकर टूटेगा, इसलिए आदिवासी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई उस तरफ ना जाए। चंदू डर कर कहता है कि हम क्यों अंदर की तरफ जा रहे हैं? मैं तो पहले ही बोला था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कबीर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने बात कर ली है उन आदिवासियों से। उन आदिवासियों ने कुछ आगे जो तालाब है वहां पर कैंप लगाने के लिए कह दिया है, लेकिन उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। ये सुनकर बाकी सब सुकून में आ जाते हैं, लेकिन चंदू को अब भी डर लग रहा था।
शाम से पहले चारों ही उस तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने अपने अपने कैंप लगा लिए और आग जलाकर साथ में लाए खाने की चीज और दारू लेकर बैठ गए। यूं ही हंसी मजाक चल रही थी कि चंदू ने डरते हुए पूछा कि आखिर उस आदिवासी ने जो गुफा के बारे में बताया था वो किस तरफ है। चंदू की बात पर कबीर कहता है कि इस तालाब की दूसरी तरफ वो पेड़ों का जो झुंड दिख रहा है उसके पीछे ही वो गुफा है। चंदू को डरता देख कबीर बोलता है, अगर चंदू को डर लग रहा है तो चंदू टेंट के अंदर जाकर सो जाए। और फिर तीनों चंदू के नाम पर हंसने लगे। चंदू बड़ी हिम्मत करके वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे सब पर शराब का नशा चढ़ने लगा था और एक एक करके चारों ही अपने कैंप में जाकर सो गए। आधी रात के करीब जोर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी और उल्लू अपने पंख फड़फड़ा कर एक अजीब सा डरावना माहौल बना रहा था। जंगल के बीचों बीच कैंप में सुकून से सो रहे इन चारों लड़कों को जैसे किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं थी। तभी चंदू की आंख खुली और चंदू को लगा जैसे कोई उसके टेंट के बगल से गुजरा है। ये देखकर चंदू के हाथ पैर ठंडे हो गए। जो थोड़े बहुत नशा उसके सर पर था वो भी 1 मिनट में फुर हो गया और चंदू उठकर बैठ गया। चंदू ने देखा वो परछाई जो उसके टेंट के सामने से होकर गई थी वो पीछे की तरफ जा रही थी। बड़ी हिम्मत करके चंदू उठा और उसने टेंट से झांक कर देखा तो उसे बाहर जल रही आग के सिवाय कोई नजर नहीं आया। चंदू दबे पांव अपने टेंट से निकला और अपने दोस्तों की टेंट की तरफ गया। उसने रोहन और समीर को उठाने की कोशिश की लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठा। फिर जब वो कबीर के टेंट में गया तो उसने देखा वहां कबीर नहीं था। चंदू सोचने लगा कि आखिर इतनी रात में कबीर कहां जा सकता है। तभी उसे अपने टेंट के पीछे से किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज सुनाई दी और चंदू दबे पांव उस तरफ गया। उसने झांक कर देखा तो चंदू के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि कबीर उन्हीं 2 आदिवासियों से बात कर रहा था जो आते वक्त उन्हें जंगल में मिले थे और अपने हाथ के इशारे से तालाब की दूसरी तरफ कुछ दिखा रहा था। चंदू को कबीर पर शक होने लगा। कबीर का उन लोगों की तरह बात करना, कबीर का सभी दोस्तों को यहाँ लेकर आना, यह सब कुछ चंदू को कुछ गड़बड़ लग रहा था। चंदू ने सोचा कि वो जाकर रोहन और समीर को बताएगा, लेकिन इससे पहले कि चंदू वहां से जा पाता उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा और उस लकड़ी के टूटने से वहां आवाज हुई जिससे कि कबीर और वो दोनों आदिवासी चंदू की तरफ देखने लगे। चंदू के चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा था। कबीर ने नाराजगी से चंदू की तरफ देखा और पूछा कि चंदू यहाँ क्या कर रहा है। चंदू हकलाते हुए अपनी छोटी उंगली दिखाकर बोला कि वो बाथरूम जाने आया था। चंदू ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि ये दोनों आदिवासी यहाँ क्या कर रहे हैं और कबीर इनसे क्या बात कर रहा है। कबीर बड़े आराम से बोला कि कुछ नहीं, इन दोनों को हम सबकी फिक्र हो रही थी इसलिए ये देखने आए थे कि हम चारों ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि मुझे इन दोनों की भाषा आती थी इसलिए इन्होंने कबीर को ही उठाया था। इतना कहकर कबीर चंदू से बोला कि चलकर सोते हैं। वो दोनों आदिवासी भी जंगल में कहीं गायब हो गए। चंदू कबीर की तरफ शक से देख रहा था। कबीर चंदू की तरफ देखकर अपने मन में मुस्कुराता हुआ बोला, यह बहुत होशियार बनता है, सबसे पहले नंबर इसका ही आएगा। अब वक्त आ गया है, बेताल जाग कर रहेगा।